हेलो लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अब आप सभी को पिछले कुछ वीडियोस देखकर ये तो पता लग ही गया होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। बेसिकली जब एक कंट्री अपनी कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर जाकर दूसरी कंट्रीज के साथ जब बिजनेस करती है, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया ट्रेडिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स विद यूएसए विल बी नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिक इसका मतलब यही है। पर लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हो, अब देखिए, ये तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री ले सकते हो। वो हर एक मेथड का अपना अपना ड्रॉबैक है, अपनी अपनी बेनिफिट्स है। वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को कौन सा मेथड सूट करता है। जो बिजनेस को बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो आपको मोड ऑफ एंट्री सूट करती है, आप वही चूज करते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं मोड्स ऑफ एंट्री की जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस इस एक्सपोर्टिंग मेथड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोर्टिंग मेथड का मतलब है कि अपने गुड्स को डायरेक्टली सेल करना किसी भी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। इसके लिए आप दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली कर रहे हो, भाई सीधा आपने इंडिया का एक होलसेलर है या रिटेलर है वटेवर, उसने यूएसए के होलसेलर रिटेलर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया। या फिर आपका एक इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हो सकता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है जिसके अंदर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मान लीजिए कि इंडिया का कोई सेलर है, उसने यूएसए के एजेंट को कांटेक्ट किया। वो एजेंट आपसे सामान लेगा और फर्दर यूएसए के कॉमन पब्लिक को वो सामान जो है वो बेचेगा। आइए आपको बात समझ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तीन लोगों का बेसिक इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मेथड है कि जिससे आप फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। एक जो अगर हम इनडायरेक्ट मार्केट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की ही बात करें तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो इंडिया वाले अगर बैन कर दे कि हम पाकिस्तान को सामान नहीं बेचेंगे। मान लीजिए चाइना ने कुछ इंडिया से सामान मंगाया, हमने क्या किया, चाइना को एक्सपोर्ट किया। बट चाइना और पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो चाइना ने फर्दर पाकिस्तान को वो सामान बेच दिया। ये भी आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का पार्ट जो है वो बनता है। इस तरीके से आप फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। बहुत इजीली आप जो है किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक स्टेप और ऊपर चलकर किसी और मेथड की बात करें जिससे आप एक्सपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वो आपका रहने वाला है लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग क्या है जी? ये वर्ड लाइसेंस आप बहुत सुनते हो, क्योंकि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें गवर्नमेंट से या किसी भी तरह की एजेंसी से हमें लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइसेंसिंग क्या होता है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी भी इसको मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ एक बात के बाद। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आप लाइसेंस लेते हो जिसमें आप एक प्री डिटरमाइंड फीस को पे करते हो। अब इन सब का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि कार्स बनाती है, ठीक है। एक एक्स वाई जेड कंपनी है जो कि कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इंडिया वालों ने उनके साथ कांटेक्ट किया कि आप हमें, ये जो आप कार बनाते हो, आप हमें इसका लाइसेंस दो कि हम आपके नाम पर या तो वो कार बना सके, या हम खुद से कार बनाकर आपके नाम से वो बेच सके, या किसी भी तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सके, उसका लाइसेंस हम उनसे ले लेते हैं। अगर वो अग्री कर जाते हैं और हमें अपना लाइसेंस दे देते हैं, तो उसके बदले हम उन्हें एक फीस देते हैं। सीधी सी बात है, ये फ्री में तो अपना लाइसेंस हमें देने से रहे, इसके बदले वो हमसे एक फीस का डिमांड करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप जो वो आपको बोल देंगे कि ठीक है, आपको मुझे 1 लाख रुपीस
पर मंथ रॉयल्टी पे करनी है, क्योंकि आप मेरे नाम पर या मेरे प्रोडक्ट के मेथड का यूज करके किसी भी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप मुझे 1 लाख रुपए इसका रॉयल्टी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से भी आप किसी फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हो। मान लीजिए कोई जापान की कंपनी है, वो कार बनाती है, हमने कहा कि ठीक है हम भी आपके नाम से वो कार बना लेंगे, आपको बदले में 1 लाख रुपए जो है हम पे कर देंगे। ठीक है, ये भी एक फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने का तरीका है। इसी का ही एक और मेथड है, फ्रेंचाइजिंग मेथड। अब ये नाम तो मतलब मुझे लगता है इसके बारे में तो ना सबको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भाई? हमारे इंडिया के अंदर इतनी सारी फ्रेंचाइजीज है जो कि अपना काम कर रही हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, ठीक है, और कौन सी है, डोमिनोज, और भी आपकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर जो काम कर रही हैं। मतलब ये वाली जो है ना, ये बहुत बेसिक कॉमन है जो आई थिंक सबको पता होगा। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि आप ऑल टुगेदर एक न्यू कंपनी, या फिर एक न्यू कंपनी तो नहीं कह सकेंगे, बट ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस सेटअप कर लेते हो उनके नाम से। आपने मैकडी वालों के साथ कांटेक्ट किया, आपने मैकडी वालों को बोला भाई आप अपने बर्गर की जो रेसिपी है, जो जिस तरीके से आप उसको बनाते हैं, किस तरीके से उसकी प्राइसिंग करते हैं, क्या क्या आप उसके अंदर कॉम्बो सेट करते हैं, आप वो सब हमें बताइए। हम आपके नाम से यहाँ पर एक आउटलेट खोलेंगे जिसका नाम हम मैकडी ही रख देंगे, सीधी सी बात है। और हम वो मैकडी में आपकी दिखाई हुई रेसिपीज के बर्गर बनाकर सेल करेंगे। ये जो होता है ये आपकी फ्रेंचाइजी होता है। अब इसका ना थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाती है एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग। क्यों क्रिटिकल होती है? क्योंकि इसके अंदर आप उनके नाम से, मतलब उनके नाम से आपने एक अलग जो जगह पर आउटलेट बना लिया है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो मैकडी की इमेज जो है वो बहुत हार्म होगी। इसीलिए फ्रेंचाइजी के अंदर ना वो ज्यादा कंट्रोल, मोर कंट्रोल जो है वो होल्ड करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। इसी के ऊपर वो ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, बहुत टेक्निकल हेल्प देंगे। किसी भी तरीके की अगर आपको एडवाइस चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो वो आपको ज्यादा हेल्प भी करते हैं एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए, फ्रेंचाइजिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका पार्ट हम कह सकते हैं लाइसेंसिंग है। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग जो है वो हमारा कंपनी लॉ का पार्ट बनता है, और हमारी जो लाइसेंसिंग है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट बनता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप कोई भी नेट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज भी आपसे पूछ ली जाती है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके थोड़े बहुत डिफरेंसेस की बात बताऊं तो लाइसेंसिंग के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बट लेकिन फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको यहाँ पर लाइसेंसिंग के अंदर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, नो टेक्निकल सपोर्ट। बट क्योंकि फ्रेंचाइजिंग में उनका नाम खराब होगा तो यस वो आपको प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल सपोर्ट जो भी है। ठीक है, इसके अंदर वो मतलब मिनिमल कंट्रोल वो है आपके बिजनेस पर रखेंगे, बट यहाँ पर तो भाई मैक्सिमम कंट्रोल होगा आपके बिजनेस के ऊपर उनका। ठीक है, दोनों के अंदर ही आपको रॉयल्टी या फी जो भी है पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ एक आपकी चीजें हैं जो इनके डिफरेंसेस को क्लियर करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब दो तीन तरीके हमने पढ़ लिए जिससे आप दूसरे किसी फॉरेन मार्केट के अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। एक और तरीका आता है आपकी फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने का, विच इज जॉइंट वेंचर। अब ये सब नाम ना पहले आप लोगों ने सुने होंगे बट शायद आप लोगों को इनका मतलब नहीं पता होगा, तो आज हम इनका मीनिंग क्लियर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है प्लस ABC कंपनी है कोई, उन दोनों ने मिलकर कोई DEC कंपनी को बना दिया, यानी कि कोई ए कंपनी मिलकर बी कंपनी के साथ मिलकर सी कंपनी का अगर फॉर्मेशन कर लेती है उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं।
अब इन सब को ना, अगर आपको इनका मीनिंग समझना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनके एग्जाम्पल्स को स्टडी करो, क्योंकि कोई भी चीज का अगर आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल देखते हो ना तो उससे आपको इनका मीनिंग बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। जैसे कि मारुति प्लस सुजुकी। अब ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मारुति सुजुकी की कार्स आप लोगों ने हर जगह देखी होंगी। मारुति जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, और जो आपका सुजुकी है वो जापानीज है, जापान की कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आप इन दोनों ने मिलकर एक मारुति सुजुकी का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और एक जॉइंट वेंचर जो है वो क्रिएट किया। आ गई आप लोगों को बात समझ कि अब ए प्लस बी कंपनी ने एक सी कंपनी को बनाया जिसमें वो किसी भी तरीके के बिजनेस को कंडक्ट करती है। इस तरीके से भी आप किसी फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद एक आपका आता है और मेथड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब स्ट्रेटेजी का वर्ड मतलब ही हो जाता है कि रणनीति, कि भाई कुछ आप लेकर आओ कुछ हम लेकर आएंगे और दोनों मिलकर कुछ कॉमन कुछ क्रिएट करते हैं और उसको बेचते हैं। जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए और बी कंपनी ने कुछ रिसोर्सेस को इंक्लूड किया, यानी कि मान लीजिए ए कंपनी ने कहा जी मैं कैपिटल दे दूंगी, ठीक है, इन्होंने कहा हम आपको मैनेजरियल हेल्प दे देंगे। अब इन दोनों ने मिलकर उन उन रिसोर्सेस को कंबाइन किया और एक बिजनेस को कंडक्ट किया। आगे बात समझ। जैसे कि स्टारबक्स प्लस टाटा। अब स्टारबक्स जो है ना वो खुद से अपना सामान नहीं बेचती है, वो टाटा की जो मतलब जो उनकी चेन होती है जिसके जिसके थ्रू वो सामान को बेचती है, उनका हेल्प लेती है, टाटा की सप्लाई चेन का हेल्प लेती है अपनी कॉफीज को बेचने के लिए। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक अलायंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री। अच्छा, एक और मेथड होता है फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री लेने का, दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में, बट शायद आपको पता नहीं होगा। टर्न की प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है बेसिकली कि मैं इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए फॉरेन की कोई कंट्री इंडिया में आई, उसने यहाँ पर आके कुछ सामान को बना दिया, ठीक है, उसने यहाँ आके कुछ सामान को बनाया और कुछ टाइम तक उसका पोजीशन होल्ड कर कर रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि लो अभी आपका हुआ। जैसे कि आपके जो रोड्स होते हैं, डैम्स होते हैं, इनका मैं बताती हूँ। अब इंडियंस के बेसिकली इनका जो टेंडर होता है वो इंडियंस के पास कम जाता है, फॉरेन के पास बहुत ज्यादा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई नया रोड बनता है ना तो उसके ऊपर एक टोल होता है ना, आप लोगों को कुछ टोल प्राइस को पे करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यूएसए की कंट्री यहाँ पर आई, उसने रोड बनाया, हमारी गवर्नमेंट ने उसको कहा कि हम आपको एक पैसा नहीं देंगे। आप यहाँ पर अगर आपको मान ले अपने रोड बनाया, आपका 2.5 सीआर लगा, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा लगता है बट लेट्स टेक दिस फिगर ओनली। तो उन्होंने मान लीजिए यहाँ पर आकर 2.5 सीआर में एक रोड बना दिया। सरकार ने क्या कहा भारत की कि मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी, आप यहाँ पर क्या करें, जब आपका रोड कंप्लीट हो जाए एक टोल लगाकर बैठ जाइएगा, फिर वहां पर आने जाने वाले लोगों से कुछ फीस को लीजिएगा। जैसे आप जाते हो, आपको आने जाने के टाइम पे 50 रुपीज 120 रुपीज अकॉर्डिंग टू द प्राइस आपको वहां पर एक टोल पे करना पड़ता है। जब वहां की यूएस की कंट्री को ऐसा लगता है कि जी हाँ अब मेरे 2.5 सीआर रिकवर हो चुके हैं, तो वो यहां से टोल को खाली कर कर वापस यूएस से चले जाते हैं। आगे आपको बात समझ। इसको हम बोलते हैं बिल्ड ओन ट्रांसफर, की यूएसए ने इसको बिल्ड किया, कुछ टाइम तक ओन इसका पोजेशन रखा या उसके ओनर रहे, उसके बाद वो वहां की कंट्री को ट्रांसफर कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्न की प्रोजेक्ट्स, ठीक है।
ये सब चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये इतनी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फिर चाहे वो आपका नेट का एग्जाम रहेगा, चाहे वो आपकी एम कॉम बी कॉम एनी एग्जाम, अगर आपका ये एम कॉम बी कॉम का एग्जाम है तो ये 100% एक बड़े 15-16 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। और इफ नॉट एम कॉम और बी कॉम, और अगर आप पढ़ रहे हैं नेट के पर्पज से रिलेटेड, तो फिर उसके अंदर ही आपका कोई डेफिनेशन, कोई मैच द फॉलोइंग, कुछ ना कुछ आपको एक या दो क्वेश्चंस तो यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा FDI, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी इन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेटेजिक अलायंस करने की, कोई जरूरत नहीं है जॉइंट वेंचर टर्न की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये, आप इनको करो ही मत। आप क्या करो, मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, और यूएस की एक कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, आप वहां जाओ उनके शेयर्स में अपनी मनी को इन्वेस्ट कर दो। मतलब वो तो डॉलर्स में ही होगा ऑब्वियसली, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपने वहां पे कोई शेयर, कोई बॉन्ड, कोई डिबेंचर, कुछ भी इस तरीके का बाय कर लिया, तो वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। वैसे तो ये आपका पोर्टफोलियो एफपीआई के अंदर आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कि आप ना यहाँ पे कुछ भी ब्रांडेड शूज बेचती, वहां जाके आपने अपना आउटलेट ओपन कर लिया। एक मान लीजिए कोई भी इंडियन XYZ ब्रांड था, उसकी आप ब्रांडेड शूज बेच रहे थे। अब यूएसए में आप चले गए, वहां पर आपने 2 से 3 आउटलेट्स बना लिए अपने, और उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज FDI। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री ले सकती हो। FPI जो होता है वो आपका क्या होता है, बॉन्ड स्टॉक ये सब होता है, और FDI जो आपका फिजिकल एसेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक और पॉइंट है रिलेटेड टू FDI, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी FDI ना आप 3 तरीके से कर सकते हो। FDI पहले तो आप कर सकते हो ग्रीन फील्ड, एक आप कर सकते हो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और एक आप कर सकते हो जॉइंट वेंचर। अब इनका क्या मतलब है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को मैं आपको ना इसका मिमोनिक्स बता देती हूँ। ग्रीन फील्ड में ये सोच लीजिए कि कोई ऐसा ग्रीन कलर का ग्राउंड है जिसके ऊपर आपने जाके नए सिरे से अपनी बिल्डिंग को बना लिया। ठीक है, आप गए ग्राउंड पे, आपने एक बिल्डिंग को बनाया, बिल्ड किया। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी वहां पे एक बिल्डिंग थी, उसको परचेज कर लिया। और जॉइंट वेंचर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में। ग्रीन फील्ड का मतलब है वही, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे XYZ कंपनी थी, वो शूज बना रही थी, तो आपने यूएसए में, चाइना में, जापान में, कहीं पर भी जाकर अपनी कंपनी को बनाया। ठीक है, वहां जाके आपने कोई बिल्डिंग को बनाया। ठीक है, ब्राउन फील्ड मान लीजिए कोई यूएसए की कुछ भी कह लो, यूएसए की कोई ऐसी फर्म थी जो कि लैपटॉप्स बनाती थी फॉर एग्जांपल, वो अब बिक रही है, वो अब खाली कर रहे हैं, तो आपने जाके उसको बाय कर लिया, परचेज कर लिया, दैट इज योर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब एक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड से पूछे जाते हैं, मतलब लिटरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। वो क्या है, जैसे ग्रीन फील्ड के अंदर वो बोलेंगे लर्न विद मिस्टेक्स या फिर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, कि आपने अब नई कंपनी बनाई है, वहां आप जाओगे, गलतियां करोगे, उनसे सीखोगे। यहां पर होगा लिव विद मिस्टेक्स। क्यों लिव विद मिस्टेक्स है, भाई ऑलरेडी उस कंपनी ने कुछ गलतियां की होंगी तभी वो कंपनी बिक रही है। अब क्योंकि आपने जाके उसको सीधा खरीद लिया, तो आपको उसकी मिस्टेक्स के साथ अब लिव करना पड़ेगा। या तो आप जाके उनकी मिस्टेक्स को रिकवर करोगे, ठीक करोगे, अदरवाइज यू हैव टू लिव विद दोस मिस्टेक्स। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एंट्री मोड के अंदर आता है होली ओन्ड सब्सिडरी।
वही मैंने आपको बताया, जैसे एक कॉरपोरेशन है जो कि ऑलरेडी किसी और कंट्री के मतलब किसी और कंट्री जो है उसको होल्ड कर रही है, उसके ऊपर बेच दिया, आपने जाके उसकी सब्सिडरी को बाय कर लिया, वो आपका जो है होली ओन सब्सिडरी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है, इसमें आप क्या करते हो, जैसे इसका एग्जांपल है सबसे बड़ा आईफोन, एप्पल। एप्पल क्या करता है, अगर आप एप्पल की चीज़ों को अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो चाइना में बनते हैं। यानी कि उसने चाइना को कुछ पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, और बाद में उसको असेंबल वो लोग खुद कर लेते हैं। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने फॉरेन मार्केट के साथ अब बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया बाय गिविंग देम सब सम कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर सम पार्ट्स और होल गुड। नेक्स्ट वी हैव इज आउटसोर्सिंग। अब पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक, ये एग्जाम्पल इससे इतना रिलेट नहीं होता या पता नहीं होता है, बट इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू नो कि दूसरी कंट्रीज कितनी फास्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया। सो मैं आपको ना चाइना का एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब चाइना ने क्या किया, मतलब जितनी इन लोगों की छोटी छोटी आंखें होती है ना, ये उतना ही ज्यादा दूर का देखते हैं, मतलब दे आर सो स्मार्ट। उन्होंने क्या किया, आप लोगों ने देखा होगा, अब हमारे यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा चलने लग गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन को देखते हुए या फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो हमारा फ्यूचर है, वी ऑल नो दैट। अब उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी होती है ना, उसके अंदर कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इन सब चीजों की वायर्स या इन सब मतलब जो ये मेटल्स है, या मुझे नहीं पता साइंस का ज्यादा, बट इन तीन चीजों का ना बेसिकली ज्यादा यूज होता है उसको बनाने में। ठीक है। अब जो ये साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है, लाइक जो भी उसकी पिछड़ी हुई साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है जहां पर अभी भी ट्राइबल एरियाज है, वहां पर इन सब का अबंडेंस है। अबंडेंस यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में है वहां पे। ठीक है। अब इन चाइना वालों ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये मैं अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाती होती हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि आप जो आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, आप सबसे पहले जाकर आपने उन अपॉर्चुनिटीज का अवेल किया, उन अपॉर्चुनिटीज को टैप किया, जिससे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। अब इसके अंदर उन्होंने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कॉपर वगैरह का यूज होता है, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है, अब आपको पता है वो कितनी पिछड़ी हुई है। तो चाइना के लोग वहां गए, उन्होंने बोला कि आप हमें ये कॉपर वगैरह यूज करने दो, उसके बदले हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास तो ये रिसोर्स है साउथ अफ्रीका वालों के पास, बट उनको पता नहीं है कि उनको वो यूज कैसे करना है। तो चाइना वालों ने बोला हम आपका कॉपर यूज करेंगे, बदले में हम यहाँ पर आपके लिए स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, उनको इस तरीके के प्रोमिस दिए जो कि वो फुलफिल भी करते हैं। तो वहां से वो चाइना वाले जो है कॉपर वगैरह गुड प्राइसेस पर लेकर आए, और आज अगर आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर चाइनीज व्हीकल्स। ये फायदा होता है जब आप चीजों को मतलब फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हुए चीजों का अच्छा यूज करते हैं, आसपास की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको सिर्फ देखते ही नहीं है, उनको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अब ये आउटसोर्सिंग से हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, बट मैं आपको बताती हूँ। आउटसोर्सिंग भी ना कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर मान लीजिए कि आपके पास रिसोर्सेस तो हैं, आपके पास गुड्स तो बने हुए हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू सेल देम। उसके लिए ना बहुत सारी कंट्रीज होती, मतलब बहुत सारी कंट्रीज की मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज होती हैं, या फिर ऐसे कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं टू सेल देम। वो आपको मैनेजरियल हेल्प प्रोवाइड करती है बेसिकली। ठीक है। तो ये चीज जो अब आज हमने पढ़ी, ये बहुत सारे एंट्री मेथड्स है जिससे आप फॉरेन मार्केट के अंदर बहुत इजीली एंटर कर सकते हो। ना सिर्फ एंटर कर सकते हो, अपने बिजनेस को वहां पर अच्छे से सेटअप करके गुड प्रॉफिट्स को भी अर्न कर सकती हो। लास्ट में ना मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा।
जो कि ये जो ग्राफ है ये आपको हेल्प करेगा। जब आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखे तो प्लीज इस ग्राफ को जरूर बनाकर आए। इट विल ऐड वॉल्यूम टू योर आंसर एंड इट विल प्रोवाइड यू गुड मार्क्स। अब कैसे, देखिए, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएंगे, सॉरी, ओके ये टेढ़ी ही बनेगी मुझसे लाइन। जैसे जैसे आप लोग एक एक स्टेप फर्दर जाते जाएंगे, कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाएगा, कंट्रोल बढ़ता जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी घटती जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, रिस्क और रिसोर्सेज कमिटमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अभी हमने एक्सपोर्टिंग पढ़ा, एक्सपोर्टिंग में जो इतनी सिरदर्दी नहीं है, मतलब रिस्क तो बहुत है, ठीक है, बट लेकिन आपका खुद का कंट्रोल, मतलब जो फ्लेक्सिबल बहुत आपका बिजनेस रहेगा, आपका खुद का कंट्रोल है, कोई और उसको कंट्रोल नहीं करने वाला। लाइसेंसिंग में जो थोड़ा सा जो है एक्सटर्नल कंट्रोल आपके बिजनेस में आ जाएगा, रिस्क भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी का घट जाएगी। नेक्स्ट इस तरीके से फ्रेंचाइजिंग में भी ये सब चीजें हो जाएगा। फिर अगर आप अलायंसेज या जॉइंट वेंचर्स करते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाएगी, रिसोर्सेज आपके और बढ़ जाएंगे, रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आता है लास्ट में होली ओन्ड सब्सिडरीज। ये प्लीज ग्राफ जो है वो आप बनाकर आएंगे, और इस ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ दीज मेथड्स वर्क, और इनके खुद के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप इस एक ग्राफ में से भी निकाल सकते हैं। So that's all for today's video. In next video, we will discuss further concepts related to international business. Thank you so much.